दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया और इस एक्ट को लाया गया था 1773 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया। इसमें कुछ कमियां थी, उसको सुधारने के लिए, ठीक है, सुधारने के बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट को सुधारने के बाद, मतलब उसमें जो कमियां थी उसको सुधारने के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और पिट्स इंडिया एक्ट में भी कुछ कमियां रह गई थी, उसको सुधारने के लिए फिर चार्टर एक्ट 1793 लाया गया। तो अगर आप रेगुलेटिंग एक्ट का और पिट्स इंडिया एक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबका वीडियो बना दिया गया है। चलिए हम लोग आज चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए चार्टर एक्ट जो था 1793 में पारित किया गया था। ठीक है, 1793 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। ये एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के अंतिम दिनों में पारित हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल चल रहा था, उसके अंतिम दिनों में ये एक्ट पारित हुआ था। 1773 में पारित रेगुलेटिंग एक्ट और 1786 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है, सुधार करके 1793 में चार्टर एक्ट को पारित किया गया था। देखिए 1786 यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट है, मतलब कि 1784 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, उसको सुधार दिया गया था थोड़ा सा 1786 में, 2 साल बाद। ठीक है, तो यही डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, देखिए अब इन दोनों एक्ट में सुधार करके 1793 में लाया गया चार्टर एक्ट। ठीक है, इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चार्टर एक्ट को यानी चार्टर एक्ट 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। चलिए इस चार्टर एक्ट में क्या था ये जानते हैं। देखिए इसके प्रमुख बिंदु, देखिए पॉइंट जो है, पहला पॉइंट है इसमें कि इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी के शासन को जारी रखा। ब्रिटिश क्षेत्र, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रिटिश क्षेत्र किसे कहा गया था। ठीक है, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थी वो अब क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई, तो उसी को कहा गया ब्रिटिश क्षेत्र। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। एकाधिकार का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एकाधिकार का मतलब होता है कि केवल कंपनी को एकाधिकार दिया गया था, मतलब कि वही कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया था। क्यों? देखिए एकाधिकार का मतलब होता है कि सिर्फ उसी को अधिकार दिया गया था बिजनेस करने के लिए, बाकी ब्रिटिश का कोई भी कंपनी आकर के भारत पर बिजनेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एकाधिकार, मतलब केवल एक ही को केवल एक ही को अधिकार देना कहलाता है एकाधिकार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत पर अपना जो है व्यापार कर सकती है, बाकी कोई भी कंपनी भारत पर व्यापार नहीं कर सकती है। ठीक है, भारत में। तो इसी के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया था। ठीक है, और इसको चार्टर एक्ट में 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, जबकि उस समय ब्रिटेन में कंपनी के भारत में जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए आवाज़ें उठने लगी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो और कंपनियां थी ना, जो भारत के साथ व्यापार करना चाहती थी, तो वो लोग विरोध करने लगे एकाधिकार के समाप्त करने के लिए। ठीक है, एकाधिकार को समाप्त करने के लिए वो लोग विरोध करने लगे, जिसको देखते हुए सरकार ने क्या किया कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, उसके वैलिडिटी को, यानी एकाधिकार के वैलिडिटी को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस एक्ट से
यानी चार्टर एक्ट से यह साफ कर दिया गया कि कंपनी के सभी राजनीतिक कार्य स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश सरकार की ओर से हैं। कंपनी केवल क्राउन की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। कंपनी के डायरेक्टरों के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई थी। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के सदस्यों की सदस्यता की योग्यता की व्याख्या करते हुए कम से कम 12 वर्षों तक का भारत में रहने का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब कि पहले जो गवर्नर जनरल जो काउंसिल बनाया गया था, ठीक है, गवर्नर जनरल का, उसमें ऐसे ही ब्रिटिश सरकार किसी को भी डाल दे रही थी, लेकिन उसके लिए अब योग्यता बनाया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद का वही सदस्य हो सकता है जो 12 साल तक भारत में रहा हो, ठीक है, मतलब 12 साल तक भारत में रहने का अनुभव रहा हो, ठीक है। तो ये एक नियम लाया गया। उसके बाद प्रधान सेनापति, इसमें क्या किया गया कि प्रधान सेनापति गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं बन सकता था जब तक उसे नियंत्रण बोर्ड द्वारा विशेष रूप से नामित न किया जाए। इससे पहले के एक्ट के अनुसार वो परिषद का सदस्य था। जो प्रधान सेनापति था, मुख्य सेनापति, ठीक है, वो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं बन सकता था जब तक उसके नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो है विशेष रूप से नामित न किया जाए। पहले जो है गवर्नर जनरल में मुख्य सेनापति भी होता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहेगी, नामित करेगी, उसके बाद मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल किया जाएगा। 1786 के ईस्ट इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिए गए थे। वह कुछ परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। इस एक्ट में इस नियम को और परिभाषित किया गया था तथा यह साफ कर दिया गया कि गवर्नर जनरल केवल शांति व्यवस्था, सुरक्षा एवं अंग्रेजी प्रदेशों के हित के विषयों पर ही परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। न्याय, विधि या कर संबंधी मामलों में उसे यह अधिकार नहीं था। मतलब गवर्नर जनरल जो 1786 का ईस्ट इंडिया एक्ट था, उसमें गवर्नर जनरल को केवल मतलब कि अधिक अधिकार दिया गया था। वो कुछ परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था और विधि और न्याय में यह मतलब अधिकार नहीं दिया गया था गवर्नर जनरल को कि कोई भी मतलब कि नियम कानून में ये दखल अंदाजी करे, ठीक है। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि जिस समय वो बंगाल से अनुपस्थित हो, वह अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। मतलब गवर्नर जनरल को अगर एब्सेंट रहना है तो वो उसको मतलब कि एक उपाध्यक्ष उसको नियुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, नियंत्रण बोर्ड की संरचना में कुछ बदलाव कर दिए गए। इसमें एक अध्यक्ष और 2 जूनियर सदस्य होने चाहिए। जूनियर सदस्य के लिए सम्राट की प्रीवी काउंसिल का सदस्य होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के सभी कर्मचारियों का वेतन अब कंपनी को ही भारतीय कोष से देना था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उन सबको भारतीय कोष से ही पैसा देना था, ठीक है। तो अब कंपनी का तो ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि उसको सैलरी वगैरह सब अपने ही पास से देना पड़ेगा। कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण था कि उसका वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाता था, जिस कारण वेतन कम था और नियमित रूप से दिया भी नहीं जाता था, जिस कारण कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। इस एक्ट के द्वारा इसका समाधान करने का प्रयास किया गया। सभी खर्चों के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपए का भुगतान करना था, ठीक है। मतलब कि सब खर्चा होने के बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार को साल भर में, ठीक है, 1 साल में भारतीय राजस्व से 5 लाख रुपया भुगतान करना था, ठीक है। इस एक्ट में यह नियम बना दिया गया कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते थे। अगर वे ऐसा करते हैं तो इसे उनका जो है इस्तीफा माना जाएगा, ठीक है। कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए
व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया था। इसे विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाता था। मतलब कंपनी को जो भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्ति जो थे उनको लाइसेंस दिया जाने लगा अब, ठीक है। तो कर्मचारियों को जो है लाइसेंस देने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है, जिससे कि मतलब पता चल सके कि ये इस कंपनी का कर्मचारी है, ठीक है। चलिए आगे आगे बात करते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था 1774 में, ठीक है, उसको अब जो है उसका क्षेत्र और बढ़ा दिया गया, ठीक है। इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति का सूचक माना जा सकता है। कंपनी ने अब भारतीयों के व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति को भी नियंत्रित करना धीरे धीरे शुरू कर दिया था, ठीक है। तो चार्टर एक्ट के बाद 1793 चार्टर एक्ट के बाद जो है इसमें भी कुछ कमियां रह गई और इसमें नए नए नियम कानून ऐड किए गए और ऐड करने के बाद फिर से लाया गया चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। मतलब कि फिर से 20 सालों के बाद, ठीक है, 20 साल का क्रम ही है, कभी कभी जो है जल्दी एक दो ला दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। और पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। पेट्स इंडिया एक्ट का और रेगुलेटिंग एक्ट का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई कन्फ्यूज़न अगर सवाल हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।